Now see this numerical or problem also. It says that if K1 be equilibrium constant for P equilibrium sign Q and K2 for the reaction R2S, then equilibrium constant for P plus R give rise to Q plus S is K1 into K2. ये हमें प्रूव करके इनको बताना है कि इस गिवन डाटा से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास इन लोगों ने रिएक्शन क्या दिया है. दे गेव अस द रिएक्शन दैट इज P प्लस R इक्विलिब्रियम साइन Q प्लस S. ओके, और ये हमको दिया है कि वो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, K1 इंटू K2. राइट, अब P इक्विलिब्रियम साइन Q, इसका जो वैल्यू है वो है, इसके लिए कांस्टेंट K1 है. एंड हम इस कांस्टेंट के लिए अगर इस वैल्यू को रखें एक्टिव मास ब्रैकेट्स में, तो कैसे रखेंगे, दैट एक्टिव मास ऑफ द Q मीन्स प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट. यहाँ पर हमारा P रिएक्टेंट और Q प्रोडक्ट है. इन द सेम वे अगर हम दूसरा वाला लें R इक्विलिब्रियम साइन S. ओके, तो इसके लिए हमें K2 कांस्टेंट दे रखा है और इसके लिए हम वैल्यूज रखे हैं, तो वही S बाय R यही रखा जाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो क्या है. आर रिएक्शन इज P प्लस R Q प्लस S. ठीक है, दिस इज अ रिएक्शन. अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों कांस्टेंट के लिए अगर हम एक कॉमन कांस्टेंट लें, तो हम क्या लिया था, हम इसको ले सकते हैं K3. ओके, सो K3 विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2. ठीक है, ये हो जाएगा. अब K3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ K1 इज व्हाट, K1 की वैल्यू हमारा Q बाय P और K2 का वैल्यू है हमारा S बाय R. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज है और ये K1 और K2 के बराबर है. तो अपना आप प्रूफ हो गया कि इस इक्वेशन के लिए जो इस गिवन इक्वेशन के लिए कांस्टेंट जो वैल्यू है वो हमारे क्या आ जाएगा, K1 इंटू K2 आ जाएगा. ठीक है ना. अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फेरेंस फ्रॉम केसी वैल्यू. ठीक है ना, तो इट्स अ इन्फेरेंस ऑफ केसी वैल्यू. राइट, इसको देखते हैं. सपोज वी हैव अ इक्वेशन दैट इज A प्लस B, it's a reversible reaction C plus D of D. Okay, I have told you these are the stoichiometric coefficient. ये stoichiometric coefficient होते हैं जिनको हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है ना. अब इसके लिए जब हम इन्फेरेंस फ्रॉम केसी निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम नया टर्म यूज करेंगे दैट इज Q. वी आर यूजिंग Q हियर. ओके, तो हम इसके टर्म्स में हम इसका वैल्यू अगर लिखें इक्वेशन में, तो हम क्या लिखेंगे, हम वही सेम लिखेंगे दैट एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट बाय द रिएक्टेंट. ओके, हमने लिख दिया ये, और यही हम केसी की वैल्यू लिखते हैं, यही लिखते हैं ना. तो हम केसी की वैल्यू लिखें इस इक्वेशन के लिए, तो क्या लिखेंगे, केसी इक्वल टू वही A टू दी सॉरी हम इसको प्रोडक्ट को पहले लेंगे C टू दी पावर C D टू दी पावर D बाय A टू दी पावर A एंड B टू दी पावर B. ये ले लिया. अब आप देखेंगे कि हमने दोनों वैल्यू एक जैसी लिखी, तो क्या अंतर हुआ Q में और KC में. ठीक है, यही सोच रहे हैं ना कि हमने यहाँ तो वैल्यूज दोनों सेम लिखी हैं. जो हमने रेट कांस्टेंट के लिए ये वैल्यू लिखी है, वही हमने Q के लिए वैल्यू लिखी है, तो दोनों में डिफरेंस है. सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज दैट अगर हम Q के लिए कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं या इक्वेशन की वैल्यूज लिखते हैं इस फॉर्म में, तो वो हम किसी भी इंस्टेंस पे लिख सकते हैं. ठीक है, बट जब भी हम केसी की वैल्यू लिखते हैं तो उसे हम सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही लिखते हैं. ठीक है, तो हम इसको नोट कर देते हैं दैट Q कैन बी रिटन इन एट एनी इंस्टेंस. ओके, एट एनी
इंस्टेंस, ठीक है, बट Kc will be used at equilibrium only. ठीक है, तो हम दोनों में डिफरेंस समझ में आया। जब हम Q यूज कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, इट मीन्स हम इक्विलिब्रियम का वेट नहीं कर रहे हैं, हम कभी भी उस इक्वेशन को इस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट जब हम Kc यूज कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट, तब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इक्वेशन का वो एक्सप्रेशन वो इक्विलिब्रियम पे है, वो हमें समझ लेना है अपने आप। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझना बाकी है, दैट इज, देखिए, अगर हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है, मोर देन होता है 10⁻³ राइट, इसका मतलब ये होता है दैट रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो प्रोडक्ट भी हमारा ज़्यादा फॉर्म होगा। ठीक है, क्या मीनिंग है, इफ Kc has the value more than 10⁻³, it means what, that the value of K is high, so the product formation will be high. And इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, डोमिनेंट होगी। ठीक है, सो इस कंडीशन में क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन विल डोमिनेंट। ठीक है, ऐसा होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज लेस देन 0.001, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻³ अगर Kc की वैल्यू इस वैल्यू से कम है तब क्या होगा हमारा, दैट Kc is less, it means what, the product formation is also less. This shows what, ये शो करता है कि backward reaction dominant है। So at this stage what is backward reaction is dominant। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि Kc की वैल्यू जब ज्यादा है, दैट इज मोर देन 10⁻³, इट मीन्स व्हाट, फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट रहेगी, मीन्स प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बन रहा होगा। एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज लेस देन 10⁻³ इट मीन्स व्हाट, कि हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम और हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन इज क्या होगा, हमारा डोमिनेंट होगा। ठीक है, हमें समझ में आया ये वाली बात। अब if the value of Kc is moderate, ठीक है, if value of Kc is moderate, तब क्या होगा, मीन्स मॉडरेट हम यहाँ क्या ले रहे हैं, बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻⁻3, इन दोनों के बीच में, तो ये कही जाएगी इक्विलिब्रियम की स्टेट। दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी इस समय पर। ठीक है, अब हम कुछ और समझते हैं, दैट इज व्हाट, हमको समझना है, इफ द वैल्यू ऑफ Q इज मोर देन Kc। ठीक है, तो अगर Q का वैल्यू Kc से ज्यादा है, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, तो इस कंडीशन में रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमारा क्या होगा, Q का वैल्यू कम हो Kc से, इफ Q इज लेस देन Kc, रेट कांस्टेंट Kc, तब क्या होगा कि रिएक्शन विल बी, अपोजिट कर देना है हमें इसका, सो रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन का होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा Kc जो हम बार बार ले रहे हैं वो क्या है हमारा, इट इज कांस्टेंट वैल्यू, रेट कांस्टेंट है ना कंसंट्रेशन की टर्म में। ठीक है, एंड Q क्या है, ये वेरिएबल है, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, क्योंकि हम इसको रिएक्शन के किसी भी इंस्टेंस पे ले रहे हैं इसलिए। ठीक है ना, ओके, चलिए अब हम चलते हैं किस पर, अब हम चलते हैं
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नए टर्म पर, दैट इज Kp। अभी तक हमने क्या पढ़ा, Kc, और अब हम क्या पढ़ेंगे, Kp। ओके, तो हम लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। ठीक है, अब Kp और Kc में अंतर क्या है, देखिए Kc हम अभी तक यूज कर रहे थे किसके लिए, कंसंट्रेशन की टर्म्स में, ठीक है ना। तो लेकिन हम Kp जो यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, यहाँ पे जो K तो हमारा कांस्टेंट है, बट द P वी हैव टेकन दैट शोज द पार्शियल प्रेशर, एंड पार्शियल प्रेशर इज ओनली शोड बाय द गैसेस। वो लिक्विड नहीं शो करते, सॉलिड नहीं शो करते, वो सिर्फ कौन शो करता है, गैसेस शो करते हैं। तो इसमें जो हम Kp पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा P जो है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, इट इज पार्शियल प्रेशर। ओके, अब दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ठीक है, सो हम यहाँ लिख देते हैं ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है वो गैसेस ही क्रिएट करती है, उनके वेपर्स ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब Kc जो हम लेते थे वो किस में लेते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, हम Kc क्या लेते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसमें, कंसंट्रेशन की टर्म्स में। वो मैं बार बार आपको बोलती हुई आ रही हूँ, Kp लोगे जो, दैट इज वी आर टेकिंग फॉर द इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, सो स्पेशली वी आर स्टडीड फॉर इन केस ऑफ गैसेस। अब हम एक क्या ले लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। हमारे पास इक्वेशन है सपोज, जिसमें सब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस होना चाहिए, दैट इज N2 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3। ठीक है, सब क्या है यहाँ पर, हमारा सब कुछ गैस है। दिस इज गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस। ठीक है, सब हमारा गैसेस फॉर्म में। अब हम इसके लिए Kp को अगर एक्सप्रेस करना चाहें, देखो हम Kc को कैसे एक्सप्रेस करते थे, अगर हम इसके लिए Kc एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे करते थे, हम करते थे प्रोडक्ट, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय N2, 1 लेंगे पावर क्योंकि कुछ भी नहीं है, और H2 के लिए यहाँ पे 3 लेंगे। ये तो हम Kc ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ना। अब Kp आ जाए, Kp हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम Kp को एक्सप्रेस करेंगे इक्वल टू P, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 बाय, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 3। ठीक है, तो ये क्या है, हमने लिखा है इसको Kp के टर्म्स में, कोई अंतर नहीं है, हमने सिर्फ पार्शियल प्रेशर को यहाँ पर शो कर दिया है, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। Kc में हम सिंपली ऐसे करते हैं, Kc में हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में इस तरीके से करते हैं, और पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में वी आर टेकिंग पार्शियल प्रेशर हियर। ओके, कुछ भी अलग नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, हम समझें, इस पे फोकस करें। ठीक है, अब हम यहाँ पर नोट करें दैट Kc एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, Kc एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, while Kp expressed in terms of partial pressure। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलिए हम इसकी यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यूनिट हम कैसे निकालेंगे, फिर से हम इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, यूनिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है a of a प्लस b of b गिव राइज टू c of c प्लस d of d। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसके लिए हम Kp एक्सप्रेस करें तो कैसे करेंगे, Kp इक्वल टू p c टू पावर c और ये p d टू पावर d
बाय हम कंसंट्रेशन वो ले रहे हैं यहाँ पर रिएक्टेंट साइड, तो पी ए टू पावर ए एंड पी बी टू पावर बी। ठीक है, हमने इसको केपी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब हम पार्शियल प्रेशर या गैसेस का यूनिट ज़्यादातर हम एटीएम में यूज़ करते हैं, बार भी यूज़ होता है, लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, एटीएम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन है। ठीक है, इसलिए तो हम अगर हम एटीएम रखें इसकी जगह इसकी यूनिट तो क्या रखेंगे, एटीएम सी, इसकी जगह भी रखा डी अपॉन एटीएम ए और एटीएम बी। ठीक है, हमने सबकी जगह यूनिट रख दी। अब हम लिखें यहाँ पर के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एटीएम, ठीक है, ये वैल्यूज को हम प्लस करके लिखें सी प्लस डी और इसको ऊपर ले जाएं तो ये होगा माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए जो हम कॉमन एक टर्म लिख सकते हैं, दैट इज के पी इक्वल टू एटीएम डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी क्या है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट and stoichiometric coefficient of the reactant. So what is delta Ng here? It is difference between the stoichiometric coefficient of the product and stoichiometric coefficient of the reactant. ठीक है, समझ में आया हमको। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, इसमें हम रिलेशन देखते हैं। चलो, अब वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एनी गैस इज PV इक्वल टू nRT। यही होता है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन किसी भी गैस के लिए यही होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट P इक्वल टू n अपॉन V RT, इस तरह भी लिखा जा सकता है। और जो ये n अपॉन V जो है ये क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को हम ये ब्रैकेट से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है ना, कंसंट्रेशन को हम इस ब्रैकेट से भी शो करते हैं, इसको कंसंट्रेशन ब्रैकेट भी बोला जा सकता है। ठीक है ना, चलो अब हम इसके आगे चलते हैं। सपोज हमारे पास एक गैसियस इक्वेशन है। ठीक है, दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, ये इक्वेशन है। और अगर हम इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लें तो ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, सी ऑफ सी, डी ऑफ डी। ठीक है, ये ले लिया हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब अगर हम इस इक्वेशन को ए की टर्म्स में लिखें, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज पी ए इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा P इक्वल टू सी आर टी भी कह सकते हैं ना हम इसको। ठीक है ना, और C की जगह हम कंसंट्रेशन लेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट्स यूज करेंगे तो P A इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, CRT, और इसकी जगह हम वैल्यू रखेंगे तो P A इक्वल टू हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ A RT। अब हम इसके लिए लें, नेक्स्ट B के लिए भी ले लें तो ये हो जाएगा पी बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी, पी सी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, और पी डी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमने इस गैस आइडियल गैस इक्वेशन की टर्म्स में हमने इन वैल्यूज को रख दिया। ठीक है, अब हम इन सब वैल्यूज को केपी में रख दिया। केपी हमने ये लिखा है ना, ये केपी देखो ये ऐसे ही लिखा जाएगा ना। तो हम अगर इसमें ये सारी वैल्यूज जो यहाँ निकाली हैं उन्हें रख दें तो कैसे रखेंगे। ठीक है, के पी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं वैल्यूज को, पी सी सी पी डी